ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के करीब 12 बजे थे। मीरा अपने कमरे में सोई थी। तभी फोन बजा। मीरा ने उठ के पास ही के टेबल से रिसीवर उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मीरा, मैं मासी बोल रही हूँ बेटा। तुम्हारी माँ अब नहीं रही। मीरा के हाथ से फोन लगभग छूट गया। कुछ पल वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कमरे में एकदम सन्नाटा फैल गया। बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। बेटा, कब किसी को पता ही नहीं चला। तुम आ जाओ जल्दी। मीरा बहुत देर तक वहीं बैठी रही, आंखें खाली, जैसे कुछ सोच नहीं पा रही हो। वो मां जिससे उसने सालों पहले रिश्ता तोड़ लिया था, जिस मां से वो कभी मिलना नहीं चाहती थी, जिससे वो डरती थी, आज उसी की मौत की खबर मिली निगाहें। वो अंधेरा घर, सारी यादें सब मीरा के दिमाग में लौट आईं। मीरा ने सब कुछ अपने पति रितेश को बताया और अगली सुबह वो दोनों और 7 साल की बेटी अन्नू के साथ अपने गांव के लिए रवाना हुए। गांव की सड़कों पर धुंध फैली थी, हवा में नमी थी और मीरा के दिल में एक अजीब सा बोझ। वो शांत थी। रितेश ने कभी मीरा की मां को देखा नहीं था, न कभी मीरा ने अपनी मां के बारे में उससे बात की थी। कुछ घंटों में वो घर के सामने पहुंच गए वाले। आंगन में कुछ निगाहें मीरा पर थी, कुछ रिश्तेदार, कुछ बीचों बीच मां का शव रखा था, कपड़े में लपेटा हुआ। एक अजीब सी बदबू थी वहां। मीरा बस खड़ी रही, बिना आंसू, बिना आवाज के। उसकी मां के शव को ज्यादा देर रखना सही नहीं था, इसलिए उसके आते ही सब अंतिम संस्कार हो गए। धीरे धीरे लोग अपने अपने घर लौट गए। घर में अब सिर्फ मीरा, उसका पति रितेश, उनकी छोटी बेटी अन्नू और मासी रह गई थीं। मासी पास के ही एक गांव में रहती थी, इसलिए वो रात वहीं ठहरी। मीरा को भी वहीं रुकना पड़ा। घर बड़ा, गंदा और बदबूदार था। दीवारों पर जाले, दरवाजों की चरमराहट और किसी चीज की ठंडी परछाई हमेशा उसके साथ लगी रहती। रितेश और ऐसे घर में रहकर उसे जैसे किसी की निगाहें हर मासी के साथ बैठी थी। रात का आसमान बिल्कुल शांत था। आसपास ज्यादा घर नहीं थे। मीरा, तू एक बार भी नहीं रोई। माँ चली गई और तेरे चेहरे पर आंसू तक नहीं आए। इतनी नफरत करती थी उससे। नफरत? शायद डर ज्यादा था मासी। बचपन में माँ ऐसी नहीं थी। वो, पापा और मैं, हम तीनों बहुत खुश थे। पापा काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे, लेकिन जब घर पर होते तो हंसी गूंजती थी घर में। पर एक दिन माँ खेत से बहुत देर से लौटी। शाम हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अजीब था। उस दिन के बाद माँ बदल गई। बदल गई मतलब? वो शांत रहती, कभी काम करती, कभी नहीं, कभी मुस्कुराती, कभी चुपचाप मुझे घूरती। रात में उठकर घर में घूमती रहती, कभी दरवाजे के पास खड़ी रहती, कभी मेरे बिस्तर के पास। मुझे उनसे डर लगने लगा था मासी, बहुत डर। शायद वो बीमार थी बेटी। तू तब छोटी थी, तुझे समझ नहीं आया होगा। नहीं मासी, माँ बीमार नहीं थी, कुछ और था उनके साथ। मीरा की आवाज और धीमी हो गई, जैसे कोई दबा हुआ राज बाहर निकल रहा हो। मेरी एक सहेली थी, सुमन। वो कभी कभार घर पर खेलने आती थी। उस दिन भी आई थी। माँ ने उसे भी अजीब तरह से घूरा था। सुमन ने भी वो नजर महसूस की।
वो ज्यादा देर नहीं रुकी। उसकी लाश मिली जब सुमन जाने लगी जंगल के मैंने कुएं देखा के माँ पास। उसके पीछे चली गई। गांव वाले फिर कहते थे सुमन कभी किसी ने उसका खून चूस लिया था। तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारी माँ ने किया? मैंने माँ को देखा था मासी। उस रात वो खेत से लौट रही थी। उनके मुंह पर कुछ लाल था जैसे खून। उसके बाद गांव में अजीब बातें फैलने लगी। गाय बछड़े भी गायब होने लगे। हर बार उनके शव वहीं मिलते, गांव के पीछे के जंगल वाले पुराने कुएं के पास। मासी का चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा की आंखें दूर कहीं खोई थीं, जैसे वो अब भी उसी रात में अटकी हों। उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। पापा आए। उन्होंने कहा माँ मेरी देखभाल नहीं कर पा भी रही। नहीं की। फिर मासी उन्होंने मुझे बस आपके देखती पास रही। भेज दिया। वैसी ही आंखों से। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश, तुम्हें तो पता ही है। कुछ देर दोनों में खामोशी रही। रात गहराती गई, हवा में ठंड घुल गई थी। फिर तेरे पापा भी चल बसे। मैंने तेरी माँ को अपने पास रखने की बहुत कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। कहती थी अब मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कभी कभी सोचती हूँ माँ ने कभी मुझसे प्यार किया भी था। मासी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मीरा को देखती रही, जैसे उसके शब्दों का दर्द बहुत भीतर तक उतर गया हो। मीरा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब भी वही पुरानी बेचैनी थी, जैसे सब कुछ खत्म होकर भी कुछ बाकी रह गया हो। मीरा थोड़ी देर बाद सोने चली गई। देर रात मीरा किसी आवाज के कारण जाग गई। उसने अपने बगल में देखा, ना अन्नू थी ना रितेश। कमरे के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, भीतर तक चीर देने वाली, किसी के टूटते दिल जैसी। तो मीरा ध्यान से और जोर से रोने लगी। जमीन पर एक औरत बैठी थी। माँ उसकी पीठ औरत का रोना अचानक रुक गया। उसने बिना मुड़े कहा, यहाँ से चली जाओ, वरना वरना क्या? मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। वो औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी और मीरा की सांस अटक गई। वो उसकी माँ थी। वही अजीब मुस्कान, वही डरावनी आंखें। मीरा जोर से चीख पड़ी और अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर थी। उसकी आवाज सुनकर रितेश भी उठ बैठा। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? कोई सपना देखा? ठीक हो तुम सो जाओ। बस सपना था। सुबह की हल्की धूप टूटी खिड़की से भीतर आ रही थी। रात की दहशत मीरा के चेहरे पर अब भी जमी थी। उसे उस घर में रहना मुश्किल लग रहा था। वो अपने ही ख्यालों में थी। तभी उसकी नजर कमरे की तरफ गई। बैठकर उसकी गुड़िया से खेल रही थी फर्श, लेकिन वो किसी से बात कर रही थी, जैसे सामने कोई हो, जैसे वो किसी को जवाब दे रही हो। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत कमरे में गई। वहां कोई नहीं था। अन्नू किससे बात कर रही हो बेटा? नानी से। नानी? मासी तो बाहर है अभी। नहीं मम्मा, वो नानी नहीं, वो जो इस घर में रहती है। मीरा का गला सूख गया। उसकी उंगलियां ठंडी हो गई। अन्नू, वो नानी तो अब यहाँ नहीं रहती। नहीं मम्मा, उन्होंने कहा वो यहाँ रहती है और वो मेरी नानी है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो मैंने मुझे कहा अपने मैं पास रहूंगी। रखना चाहती है। लेकिन मम्मा भी रहेंगी, तो तुमने पापा भी रहेंगे, है ना मम्मा? तो वो कहाँ गई? अभी तो वो यहाँ नहीं दिख रही। क्या मम्मा तुम भी?
वो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है कब से। मीरा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर कमरे में इधर उधर देखा। उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन कमरे में किसी और के होने का एहसास बहुत साफ था। एक अजीब सी सड़ी बदबू फैलने लगी, जैसे कोई बेहद पुराना सड़ा हुआ शरीर पास खड़ा हो। इतना ठंडी हवा का झोंका कोई पास से गुजरा। मीरा ने बिना एक भी पल गवाए अन्नू का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर रितेश के पास भागी। मासी भी वहीं खड़ी थी। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, हमें तुरंत निकलना होगा, अभी। लेकिन क्यों? हमें यहाँ थोड़े दिन तो रहना पड़ेगा। माँ के अंतिम संस्कार हो गए हैं, यहाँ रहकर करेंगे भी क्या? वैसे भी ये घर मेरे बचपन की सबसे बुरी यादों का हिस्सा है। रितेश प्लीज। और मासी, मुझे लगता है आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप आज ही अपने घर जाइए। घर बहुत पुराना है, यही बेहतर है। आसपास ज्यादा घर भी नहीं है। मासी और रितेश ने आप यहाँ उसकी बात अकेली न मान रहे। ली। मीरा ने अपनी छोटी सी अन्नू को गले से लगा लिया और निर्णय कर लिया कि वो अब और उस याद में नहीं रहेगी, चाहे जो भी सच हो। मीरा ने जब घर से निकलने से पहले आखिरी बार घर की ओर देखा, उसकी नजर टूटी खिड़की पर अटक गई। वहां धुंधली रोशनी में किसी औरत की परछाई खड़ी थी। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर, बिल्कुल स्थिर। मीरा की सांसें थम गईं। वो एक पल को हिल भी नहीं पाई। धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा ऊपर उठा और मीरा को महसूस हुआ वो चेहरा उसकी मां से मिलता जुलता था। लेकिन इस बार उसकी मां का वो डरावना रूप नहीं, बल्कि बहुत उदास, टूटा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मीरा के होंठ कांप गए। तभी उस परछाई के पीछे से एक और चेहरा उभरा। एक भयानक तिरछी मुस्कान की धड़कन रुक, काले खाली आंखों वाला कांपते हुए पलक झपकाए, जैसे कोई दूसरे अगले पीछे छुट। दोनों परछाइयां गायब थीं, जैसे वहां कभी थी ही नहीं।